साउंड बढ़ाया नहीं ऊपर से? हाँ बढ़ा दिया। चलिए, इनकम टैक्स बीकॉम थर्ड पार्ट, थर्ड ईयर प्रोग्राम जो अभी LNMU के लिए लास्ट सेशन है। पेपर 7 है ये इनकम टैक्स, जिसे यूनिवर्सिटी के द्वारा नामकरण किया गया है टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, पेपर 7, शॉर्ट में इसे ही हम इनकम टैक्स कहते हैं। मुख्य रूप से अगर कहें तो हमारे देश में 2 तरह का टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। हम जो भी कुछ कमाते हैं उस पर फिनांसिंग ईयर में एक दायरे के बाद जो कर चुकाते हैं वह डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो हम इच्छा से नहीं देते हैं लेकिन हमसे ले लिया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कोई भी सामान हम खरीदे, सामान का कीमत अगर 5 रुपया है तो हम 5 रुपया उसको दिए, लेकिन ऑलरेडी उसमें 10 पैसा टैक्स का इंक्लूड है। जो हम टैक्स करके नहीं दिए, हम दिए सामान के कीमत के रूप में, तो वो 10 पैसा जो हम 5 रुपया कीमत चुकाए जिसमें ऑलरेडी 10 पैसा इंक्लूड था टैक्स, वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। और हमने जो एक फिनेंसिंग ईयर में उपार्जन किया उस पर एक निश्चित रकम के बाद सरकार को जो भी कर चुकाते हैं वह इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के श्रेणी में आता है। इनकम टैक्स में कोई भी व्यक्ति जो कमा सकता है उसके लिए इनकम के सोर्स ऑफ इनकम को 5 हेड में डिवाइड किया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये 5 हेड वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय एवं पेशा से आय, पूंजीगत आय और अन्य साधन से आय। इस 5 हेड में से कोई न कोई एक हेड में निश्चित रूप से कोई न कोई मनुष्य काम करता है, और इसे हम लोग शुरू से ही पढ़ते आते हैं कि एक मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए अर्थ उपार्जन करना चाहता है, जिसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अर्थ उपार्जन के लिए वह जिस किसी भी माध्यम का प्रयोग करता है वह आर्थिक क्रिया कहलाता है, जिसे इकोनॉमिक्स में 5 हेड में बांटा गया। वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय एवं पेशा से आय, पूंजीगत आय और अन्य साधन से आय। अब सवाल उठता है कि इनकम टैक्स कहां से शुरू हुआ? इनकम टैक्स कहां से शुरू हुआ? 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के बाद जब देश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे के स्तर की ओर जा रही थी, तो सर जेम्स विल्सन के द्वारा एक नियम पारित किया गया कि हर व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है वह अपने इच्छा से कुछ न कुछ भाग सरकार को सहायता के रूप में दे,
वहीं से शुरू हुआ इनकम टैक्स। उस समय आर्थिक मदद के रूप में सरकार के द्वारा लिया गया। वही जब देश स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के बाद यह एक सीमा तक आय को फ्री रखा गया। उसके बाद अलग अलग आय सोर्स के लिए अलग अलग परसेंट तय करके व्यक्ति से कर के रूप में वसूला गया, जिसे आय कर कहते हैं। दो शब्द इसमें, आय और कर, इनकम और टैक्स। पहले इनकम फिर टैक्स। एक व्यक्ति के द्वारा जो हम 5 हेड बताए, उस पांचों हेड में जो भी आय उपार्जन किया गया, पांचों हेड के इनकम को पहले इकट्ठा करके हम टोटल इनकम निर्धारित करते हैं। उस टोटल इनकम में पांचों हेड में से क्या डिडक्शन है उसको घटाते हैं। फिर उस डिडक्शन के बाद सरकार के द्वारा क्या उसमें से छोड़ा गया, जैसे हर साल अभी हमारा 2.5 लाख रुपया एग्जाम्प्ट है, 2.5 लाख फ्री है, 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगता। यदि कोई आदमी 2,49,000 कमाता है एक साल में तो उसे 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। तो 2.5 लाख रुपया तक फ्री है। तो सपोज करो 10 लाख नेट इनकम किसी का है सभी डिडक्शन घटाने के बाद, तो 2.5 लाख रुपया फ्री है। 10 लाख में से 2.5 लाख हट गया। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%, फिर उसके नेक्स्ट पर 10%, फिर उस एभव पर 15%। इस तरह से टैक्स को डिवाइड किया गया, जो हम अभी टैक्स स्लेब में देते हैं। सबसे पहला चीज, आयकर का प्रादुर्भाव सर जेम्स विल्सन के द्वारा सर्वप्रथम 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के बाद किया गया। ठीक है, यही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आयकर का रूप लिया। ठीक है, व्यक्ति के आय को 5 हेड में बांटा गया। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। इसमें एक सामान्य नागरिक के लिए टैक्स स्लेब जो है अप टू 2.5 लाख नील, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट यानी नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पर कितना 20%, और नेक्स्ट जो भी आप कमाते हैं, बैलेंस जो भी आप कमाते हैं, ठीक है, उस पर 30%। कहने का मतलब इस तरह से अगर हम एग्जाम्पल में लिए कि वो 10 लाख रुपया सभी काट छाट के नेट इनकम उसका हो गया 10 लाख रुपया, तो 2.5 लाख नील हो गया, और नेक्स्ट 2.5 लाख पर हो गया कितना 12,500। तो 2.5 लाख और 2.5 लाख हम 5 लाख में चले आए, और फिर अब बचा कितना 5 लाख ही। तो 5 लाख का 20% यानी 1 लाख। तो यदि कोई आदमी 10 लाख रुपया कमाया तो उसका टैक्स बना 1,12,500 रुपया। ठीक है, और इसीलिए ध्यान दीजिए कि यदि कोई वेतनभोगी कर्मचारी है जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो उसके फर्स्ट महीना के वेतन से ही कुछ पैसा टैक्स के नाम पे कटता है। नहीं तो एक बार यदि 1,12,000 काट ले उसके वेतन से, तो उस महीना वो खाएगा क्या? इसीलिए फर्स्ट महीना से ही एक टारगेट, जैसे किसी का 50,000 वेतन है पर महीना, तो साल में हुआ 6 लाख। तो 6 लाख किस दायरे में आएगा, उस दायरे के हिसाब से पर मंथ कितना होता है टैक्स, उतना पैसा उससे डिडक्ट करते चलता है। ठीक है, ताकि एक बार उसके ऊपर बोझ नहीं पड़े। ठीक है, तो ये वेतन भोगी के लिए है। बाकी प्राइवेट तो मार्च के बाद अपना हिसाब तय करता है, उसके हिसाब से अपना वो डिटरमाइन करता है। तो ये 1,12,500 उसका टैक्स बना। इस पर फिर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एजुकेशन सेस के रूप में लिया जाता है 4%।
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये 4% किस चीज का होगा? जैसे इसका टैक्स बना 1,12,500, तो इसका 4% लेके इसमें जुटेगा। अब जो अमाउंट बना राउंड फिगर उसका वो पेएबल अमाउंट होगा टैक्स का। ठीक है, ये हमारा सामान्य एज के आदमी के लिए हुआ। इसी में लेडीज के लिए अलग है, 60 साल के बाद वालों के लिए अलग है, और फिर 80 साल के बाद वालों के लिए अलग स्लैब है। सब एज के हिसाब से अलग है, कर्मचारी के नेचर के हिसाब से अलग है। उसी में विकलांग है कोई, जैसे कोई एक अंधा है, कोई लंगड़ा है, फिर उस वहां पे फिर उसका अलग अलग है, जो HRA अलाउंस सब पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो तो प्रत्यक्ष अलग चीज है। अब ये पहला हेड हम लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये वेतन से आई शीर्षक में सैलरी इजकल टू हम क्लास में कई बार चर्चा किए हैं, बेसिक प्लस अलाउंस प्लस प्रीक्विजिट। बेसिक, अलाउंस और प्रीक्विजिट। बेसिक यानी जितना पे हम तय होते हैं, जैसे हम कोई वैकेंसी भरते हैं तो वहां आता है 7,100 से लेके 10,000, है ना, तो ये 7,100 हमारा बेसिक होता है ना। तो बेसिक, फिर अलाउंस, तो ज्यादातर हमारा ये बेसिक पे डिपेंड करता है अलाउंस, लेकिन इस अलाउंस को 3 भाग में बांटा गया है। पहला फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस, दूसरा पार्टली एग्जेम्प्ट एंड पार्टली टैक्सेबल, और तीसरा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस को 3 भाग में बांट दिया गया। अब ये अलाउंस क्या है? वेतन के अतिरिक्त वे सभी सुविधा जो कर्मचारी को नगद में प्रदान किया जाता है। वेतन के अतिरिक्त वे सभी सुविधा जो कर्मचारी को नगद में प्रदान किया जाता है वो अलाउंस कहलाता है। देखो उठा के कौन है। और प्रीक्विजिट वेतन के अतिरिक्त वे सभी सुविधा जो सिर्फ सुविधा के रूप में प्रदान किया जाता है, नगद नहीं दिया जाता है। जो नगद नहीं दिया जाता है हमें सिर्फ कॉर्पोरेट के रूप में दे दिया जाए। जैसे ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए संस्था के पास गाड़ी है, हमको इशू कर दिया कि आप ये यूज करिए। संस्था का अपना स्कूल है तो अलाउ कर दिया कि आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा। संस्था का हॉस्पिटल है, अलाउ कर दिया आपका यहाँ इलाज होगा। या बड़ा बड़ा कंपनी है तो वो अपने कर्मचारी को कार्ड दे देता है कि आप इस जगह पे इलाज करा सकते हैं, आपका इतना तक का इलाज फ्री होगा। तो ये जो सुविधा दे दिया ये हमारा प्रीक्विजिट कहलाता है। प्रीक्विजिट नगद नहीं दिया जाता है, नगद के बदले सुविधा प्रदान किया जाता है। ये अलाउंस जो नगद दिया जाता है ये 3 तरह का है, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस, पार्टली एग्जेम्प्ट एंड पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, और फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, और बेसिक जिसके लिए हम अपॉइंट होते हैं जितना पर। इसके अतिरिक्त एक चीज आता है जो है फंड, कोष, जैसे प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि कोष। प्रोविडेंट फंड में पहला
प्रोविडेंट फंड, दूसरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तीसरा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और चौथा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। स्टेटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। कर्मचारी इसमें से किसी भी फंड का सदस्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो है इसमें से ये तीन, स्टेटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कुछ भी अमाउंट है तो वो आय में शामिल नहीं किया जाएगा, वो सारा एग्जेम्प्ट होगा, चाहे उसका बेस एफआरआई हो चाहे उसका इंटरेस्ट हो। लेकिन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अप टू 12% एग्जेम्प्ट, 12% तक वेतन का, मूल वेतन का 12% तक एग्जेम्प्ट होगा और इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट होगा। इसके अतिरिक्त अगर अमाउंट है तो उस पर टैक्स लगेगा, इस दायरे में है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये है प्रोविडेंट फंड और यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का था जो अभी हम करने दिए। इसके अतिरिक्त एलोएंस, एलोएंस हाउस रेंट एलोएंस, हाउस रेंट एलोएंस मेन हाउस रेंट एलोएंस है जो पार्टली टैक्सेबल होता है और पार्टली एग्जेम्प्ट होता है। हाउस रेंट एलोएंस के लिए सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए इफ रिटायरमेंट बेनिफिट, इफ रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट में है तो डीए को प्लस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। डीपी डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन, ये सैलरी में शामिल होगा। इसके अतिरिक्त सवाल में कुछ भी है तो एचआरए निकालने में सैलरी में शामिल नहीं होगा, ठीक है, एचआरए निकालने में सैलरी में शामिल नहीं होगा। इसके लिए कर्मचारी किस जगह पर है, इसके लिए जगह को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पीआईए पीटीआईए, जो हम प्लस ये क्लास 2 इसमें बीकॉम पार्ट 2 में इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनी में पढ़े। पीआईए प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट और प्रोविंशियल टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, ठीक है। उसी तरह यहां भी कर्मचारी को दो भाग में बांटा गया, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और बंबई। दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और बंबई में जो कर्मचारी है उसके लिए 50% और देश के किसी भी जगह पर है उसके लिए 40% सैलरी का, ये जोड़ने से जो अमाउंट बनेगा उसका हम यूज करेंगे, यहां अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। तो देखते हैं, पहला कंडीशन होता है एचआरए निकालने के लिए एक्चुअल एचआरए, एक्चुअल एचआरए जो भी अमाउंट है। दूसरा कंडीशन होता है रेंट, जो हम वास्तव में घर के लिए पेड कर रहे हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहां सैलरी मीन्स इस सब का ऐड 10% ऑफ सैलरी के हिसाब से जो आएगा, और तीसरा यही 50% जो दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई में है, अदर जगह के लिए 40% ऑफ सैलरी। सैलरी मीन्स यहां फिर से यही सारा कुछ का ऐड। इस तीनों में से जो कम है, whichever is less, whichever is less, that is exempt, वह एग्जेम्प्ट होगा। और टैक्सेबल इज इक्वल टू एक्चुअल एचआरए माइनस एग्जेम्प्ट। एक्चुअल में से एग्जेम्प्ट के पैसा को घटा लेंगे, अगर जो एक्चुअल है वही एग्जेम्प्ट हो गया
तो नील हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम हाउस रेंट अलाउंस निकालते हैं। इसके बाद दूसरा आता है कार अलाउंस। कार अलाउंस के लिए कर्मचारी को फिर से यहां दो भाग में बांटा गया, पब्लिक सेक्टर और नॉन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर सरकारी क्षेत्र में काम करता है कर्मचारी, तो उसके लिए होगा एक्चुअल अलाउंस। दूसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी का 20%, और तीसरा RS 5000। एक्चुअल अलाउंस उसको वास्तव में क्या पैसा मिल रहा है, फिर बेसिक सैलरी, बेसिक यहां सिर्फ ये लिया जाएगा टोटल नहीं, बेसिक का 20% और RS 5000, तीनों में से जो कम होगा वह एग्जेम्प्ट होगा, बाकी जो बचेगा वह टैक्सेबल होगा। अगर नॉन पब्लिक सेक्टर में है तो उसके लिए ऑल अलाउंस आर टैक्सेबल, ऑल अलाउंस आर टैक्सेबल। अगर गैर सरकारी कर्मचारी है तो उसे जितना भी पैसा मिला सभी पैसा टैक्सेबल होगा। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस ओनली फॉर 2 चाइल्ड। 2 के अतिरिक्त बच्चा है तो वो लागू नहीं होगा। 2 बच्चे के लिए RS 100 पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड, ये एग्जेम्प्ट होगा, जो बच जाएगा वो। उसके बाद हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस RS 300 पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड, एग्जेम्प्ट होगा, जो बच जाएगा वह टैक्सेबल होगा। एजुकेशन अलाउंस के बाद यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस ये हमें जो मिला और हमने वास्तव में जो खर्चा किया, इसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल होगा। यदि हम सारा का सारा खर्च कर देते हैं तो वो सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा जो हम खर्च कर दिए। इसके बाद फ्लोट अलाउंस या रनिंग अलाउंस। फ्लोट अलाउंस या इसी का नाम होता है रनिंग अलाउंस। ये 10,000 पर मंथ या 70% ऑफ बेसिक। 10,000 पर मंथ या 70% ऑफ बेसिक, दोनों में से जो कम होगा वह टैक्सेबल होगा। अदरवाइज जो वह 10,000 पर मंथ या 70% ऑफ बेसिक पे, ये दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, और अगर वास्तव में हमको जो मिला वही अमाउंट इससे भी कम है तो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये अलाउंस है। इसके बाद प्रीक्विजिट। प्रीक्विजिट में आता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए जगह को पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा गया है। जगह, शहर जिसकी आबादी 10 लाख से कम है, जगह जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है, और जगह जिसकी आबादी 25 लाख से अधिक है। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा गया है। और हम जिस फाइनेंसिंग ईयर में है उस फाइनेंसिंग ईयर में सितंबर महीना तक अलग स्लैब है और सितंबर के बाद से मार्च महीना तक के लिए अलग स्लैब है। इस टॉपिक को कल क्लियर करते हुए तब इसका कुछ क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे। आज यहीं तक रोको। इनकम टैक्स के क्लास में सारा कुछ कॉन्सेप्ट सैलरी चैप्टर का हम कर दिए। उसमें रेंट फ्री एकोमोडेशन कल हम रोक लिख रखे थे। रेंट फ्री एकोमोडेशन का कैलकुलेशन करने के लिए
सबसे पहले ये जरूरी है कि हम किस असेसमेंट ईयर के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। हम जिस सेशन में एग्जाम देंगे या हम जिस सेशन के स्टूडेंट हैं उसके लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 फिनांसिंग ईयर 2023-24 2023-24 फिनांसिंग ईयर से पहले 2022-23 या इससे पहले के फिनांसिंग ईयर में रेंट फ्री एकोमोडेशन 10 लाख तक के पॉपुलेशन के लिए 7.5%, 10 लाख से ऊपर 15 लाख तक 10% और 15 लाख से 10 लाख से ऊपर 25 लाख तक 10% और 25 लाख से ऊपर पर 25% था। इसमें रेंट फ्री एकोमोडेशन में सुधार किया गया आपके फिनांसिंग ईयर में। ये सुधार है अप टू 1/9, ये बिफोर 1/9/2023 और आफ्टर 1/9/2023। तो ये बिफोर जो 1/9/2023 है वो कहां से जाएगा, इसके लिए हमें जरूरी है अप्रैल 2023 से 1/9 यानी 1 अप्रैल 2023 से 1/9/2023। ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीना के लिए इस रूल का हम फॉलो करेंगे और आगे 1/9/2023 से 31/3/2024 तक 31/3/2024 तक हम ये 7 महीना के लिए इस रूल का पालन करेंगे। ये रूल बताता है कि जब 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो हमारे फिनांसिंग ईयर में 5 महीना के लिए 7.5% और 7 महीना के लिए 5% लगेगा। यहाँ हम सुविधा के लिए लिख रहे हैं ओनली 5 मंथ, यहाँ लिख दें ओनली 7 मंथ। 10 लाख के लिए 7.5% जो हम करेंगे तो सैलरी का जो हमारा अमाउंट होगा, सैलरी इंटू 7.5/100 इंटू 5/12 और यहाँ सैलरी का जो हमारा अमाउंट होगा इंटू 5/100 इंटू 7/12। इसी तरह जो भी कंडीशन होगा उसका परसेंटेज इंटू 5/12 इसमें सब में लगेगा, इसमें उसका परसेंटेज इंटू 7/12 लगेगा। क्लियर? अब सैलरी में शामिल क्या होगा, कल हम बताए हाउस रेंट अलाउंस हम किए, जिसमें देखे आपकी सैलरी में बेसिक, डीए, डीपी, बोनस और कमीशन को हम सैलरी में शामिल किए। रेंट फ्री एकोमोडेशन में ये सभी आएगा। सैलरी इजकल टू बेसिक, सैलरी इजकल टू बेसिक प्लस डीए इफ रिटायरमेंट बेनिफिट, इफ रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके बाद डीपी, बोनस, कमीशन के अतिरिक्त ऑल कैश अलाउंस, वे सभी अलाउंस जो हमें नगद मिला वो सभी को हम शामिल करेंगे। यही फर्क है एचआरए और रेंट फ्री एकोमोडेशन में। रेंट फ्री एकोमोडेशन लिमिट, ये एचआरए यहीं तक लिमिट था, लेकिन रेंट फ्री एकोमोडेशन में जो भी हमें नगद रूप में मिला उस सभी को हम ऐड करेंगे, ऑल कैश अलाउंस, तब वो हमारा होगा सैलरी। और उसको इस पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग रूप में हम डिवाइड करते हैं। 10 लाख के लिए 7.5%, यहाँ 5%, 10 लाख से 15 लाख तक 10%, यहाँ 5%,
15 लाख से 25 लाख तक ये 10%, ये 7.5%। 25 लाख से 40 लाख तक ये 15%, ये 7.5%। 40 लाख से ऊपर के लिए ये 15%, ये 10%। ठीक है। और इस तरह हम रेंट फ्री एकोमोडेशन को शेड्यूल में बांटते हैं। और इससे पुराना जो हमारा था, ये बिफोर 23-24 से जो हमारा पुराना था फिनांसिंग ईयर, जिसमें अप टू 10 लाख 7.5%, और 10 से 25 लाख तक 10%, और 25 से मोर के लिए जो 15% का इक्वेशन था, ये अभी हमारे फिनांसिंग ईयर में बदल गया। इसका कोई यूज नहीं है। हम इस नए रूल से ऐसा रेंट फ्री एकोमोडेशन का कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसके माध्यम से कोशिश करते हैं कि सैलरी चैप्टर जो एक बार पढ़ा चुके हैं उसको रीसेट फिर से कर दें। फिलहाल इस चीज को मिटा लो। तुमको पिक्चर लेना है तो ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें बता रहा है कि मिस्टर एक्स को बेसिक सैलरी 3,40,000, कमीशन 24,000, बोनस 10,000, यूनिफॉर्म अलाउंस 6,000, इसमें से 60% वर्दी पर खर्च किया जाता है और यातायात भत्ता 22,800 के रूप में मिलता है। उसे एक फ्लैट दिया गया है जिसमें 3 कंडीशन इस सवाल में दिया है। एक कंडीशन जिसमें पॉपुलेशन 40 लाख से अधिक है, दूसरा कंडीशन जिसमें 15 लाख से अधिक है, और तीसरा कंडीशन जिसमें 10 लाख से अधिक नहीं है। इस तीनों ही कंडीशन में कहता है मकान की सुविधा का कर योग्य मूल्य निकालिए। हेडिंग लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसमें नीचे लिखें सैलरी इजकल टू बेसिक प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस यूनिफॉर्म अलाउंस प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अमाउंट नीचे से लिखें 3,40,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 प्लस, यहाँ ध्यान दें कुल मिला है 6,000, जिसमें से कहता है 60% खर्च हो गया, तो 6,000 ब्रैकेट कर दें। 6,000 प्लस करके प्लस के आगे ब्रैकेट 6,000 माइनस 3,600, 6,000 माइनस 3,600, और ट्रैवलिंग अलाउंस 22,800, ब्रैकेट के आगे प्लस 22,800। इस सबको ऐड कर लें, सभी को ऐड करें। जो भी आया लिखिए 3,99,200। अब नीचे लिखिए कंडीशन ए, व्हेन पॉपुलेशन आर मोर देन 40 लाख,
पॉपुलेशन आर मोर देन 40 लाख, मोर देन 40 लाख, आबादी 40 लाख से अधिक है। तो 40 लाख से अधिक है तो क्या लगेगा? 5 पर महीना के लिए लिखें फॉर 1 अप्रैल टू 1 सितंबर, 1 अप्रैल टू 1 सितंबर 5 months, 5 months। हेलो हेलो, हाँ क्या लिख रहे थे? 5 मंथ के लिए निकाल दें 3,99,200, 3,99,200 इंटू 15/100 इंटू 5/12, 5/12, 5/12 जो भी आया लिखिए 24,950। उसके नीचे 7 महीना के लिए 3,99,200, 3,99,200 गुणे 10/100, अगले 7 महीना के लिए 10% लागू होगा, डिवाइडेड बाय 7/12, 7/12, दोनों को लिख के जोड़ दीजिए। दशमलव में आया है क्या? कितना दशमलव? 0.6 तो 87 कर दिए। 86 को 87 करो। 48,237। पॉइंट बी टोटल हो गया 48,237। पॉइंट बी पॉपुलेशन इज more than 15 lakhs and not more than 25 lakhs, more than 15 लाख और not more than 25 लाख, not more than 25 लाख। 5 महीना के लिए यहाँ 10% लगेगा, नॉट मोर देन 25 लाख। 5 महीना के लिए लगाइए 10%, अप टू 5 मंथ। जो अमाउंट है 3,99,200 गुने 10/100, 3,99,200 गुने 10/100 इंटू 5/12 के हिसाब से काट के आगे बढ़ें। फिर 3,99,200 7 महीना के लिए लगेगा 7.5% गुने 7.5/100 इंटू 7/12, इसको निकाल के ऐड कर देंगे। पॉइंट सी, व्हेन पॉपुलेशन आर नॉट मोर देन 10 लाख, 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 पॉपुलेशन आर नॉट मोर देन 10 लाख। यहाँ 5 महीना के लिए 7.5% निकाल दें। 5 महीना के लिए 7.5% और 7 महीना के लिए 5% निकाल के ऐड कर दें। जो आएगा वही तीनों के लिए आंसर हो जाएगा।